सभी किसान भाइयों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं अजीत केलकर इंदौर का निवासी हूँ मूल रूप से, और विगत 20 वर्षों से जैविक कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मूलतः एक पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा कि मेरे माता पिता दोनों ही डॉक्टर रहे, और मैं और मेरे बड़े भाई रवि केलकर जी, हम दोनों पिछले 20 वर्षों से जैविक कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं एमएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में हूँ और विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल मुझे प्राप्त हुआ था। बड़े भैया जो हैं वो एमएससी एजी प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से उन्होंने किया, और वो भी जो है वर्तमान में मेरे साथ ही इस कार्य में लगे हुए हैं। मूल तौर पर जब कॉलेज से निकलकर हम बाहर किसानों के बीच में गए, क्योंकि मूल एक मन में भावना थी कि हमें जो भी हमने सीखा है, पढ़ा है, उसको हम किसानों के बीच में कैसे ले आ सकते हैं अच्छे तरीके से। कॉलेज से का नॉलेज जो मिला हमें, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बाहर से आयातित शिक्षा हमें दी गई, और जब हम किसानों के बीच में जाकर काम करने लग गए तो हमें ध्यान में आया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमारे सभी को कुछ मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पाश्चात्य देशों से ज्ञान आया वो प्रकृति और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर नहीं आया, और ऐसी स्थिति में ये कृषि टिकाऊ नहीं हो सकती। यह बात सन 2000 में हमारे ध्यान में यह बात आई। हम लोगों ने फिर उसके पश्चात एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम किसान भाइयों के पास जाकर काम करें और देखें, समझें, सीखें क्या चीज़ें हैं। तो वास्तव में मैं आप सभी से ये बात कहना चाहूँगा कि हम पिछले 20 वर्षों में जब कृषकों के बीच में कार्य किया तो प्रकृति की भाषा इतनी सरल और सहज होती है कि इसके लिए बहुत अधिक मोटी मोटी डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है, यह बात ध्यान में आती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हमने प्रकृति की बातें समझना चालू की कि प्रकृति में धरती माता, जो हमारे देश में संस्कारों में कहा गया धरती हमारी माँ है, तो वो माँ किस प्रकार से जीवित रहती थी और ऐसे क्या कर्म हुए जिससे कि जो है हमारी जीवित माता जो है वो मृत होने लग गई। प्रकृति की जो व्यवस्था थी कि पानी किस प्रकार से बरसता था, सारा प्रकृति का जो तंत्र है, जल, जंगल, जमीन, जन और पशु, इन सब के बीच में जो प्रकृति का तंत्र व्यवस्था है बहुत ही सरल और सहज है, उसका अनावश्यक रूप से क्लिष्ट बनाने का कार्य किया गया। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके बीच में कुछ विषय रखना चाहूँगा कि जो रासायनिक खाद हमारे देश में आए थे, तो सबसे पहले रासायनिक खादों का इतिहास जब मैंने पढ़ा और जाना कि वास्तव में रासायनिक खाद जो है, रासायनिक उर्वरक जिनको हम कहते हैं, ये बम बनाने वाली फैक्ट्रियों का उत्पाद था। फ्रिज हैबर नाम के साइंटिस्ट थे। फ्रिज हैबर ने एक विस्फोटक के रूप में रासायनिक उर्वरकों का मतलब एक विस्फोटक बनाया था नाइट्रेट को यूज़ करके, और बाद में जब विश्व युद्ध खत्म हो गए तो वही विस्फोटक कन्वर्ट होके वो जो है, मैं हमेशा कहता हूँ 50 किलो के बम बन गए जो हमारे खेतों में डल रहे हैं आज। तो चिंता का विषय ये है कि जो इतिहास हमारे देश में हमारा पुराने समय का ज्ञान था, अंग्रेजों ने एक वैज्ञानिक डॉक्टर हार्वर्ड साहब को भारत देश में भेजा था और उन्हें बताया गया कि भाई आप भारतीयों को सिखाइए कि हमारे यहाँ की जो खेती, आधुनिक खेती का ज्ञान सिखाया जाए। तो डॉक्टर हार्वर्ड जब हमारे यहाँ इंदौर में ही एक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर वो 1905 से 1930 के बीच में रहे, और जब उन्होंने देश भर में अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण किया तो उन्होंने एक बात लिखी कि भारतीयों को कृषि सिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपितु इनसे सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय किसान बड़े सुंदर तरीके से आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था पे, स्वावलंबी कृषि व्यवस्था पे निर्भर थे। मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा ये बात कि वो अंग्रेज जो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने एक पुस्तिका लिखी थी, भारतीय खेती का वसीयतनामा, लेकिन उनकी जो बातें हैं उनको दरकिनार कर दिया गया और धीरे धीरे वो रसायनों का जाल हमारे देश में आने लग गया। हम सभी जानते हैं कि 60 के दशकों में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत में जो है 1966-67 में बौने गेहूँ हमारे देश में आया, और सभी जानते हैं कि हरित क्रांति पूर्व में पंजाब और हरियाणा तक, मतलब पंजाब क्षेत्र में सीमित थी। और हरित क्रांति का मूल क्या था कि बौने बीज, रासायनिक खाद, पानी का बेतहाशा उपयोग करना, और उसके बाद में वही जो फिलॉसफी थी हरित क्रांति की वो पूरे देश में पसर गई, पूरे देश में फैल गई। देश में जब ये हरित क्रांति का विस्तार हुआ तो उसके बाद में ध्यान में आती है बात कि ये 1966 से लेकर अब आज हम लोग 2020 में हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि ये इतने वर्षों में हरित क्रांति आने के बाद में आज हमारे किसान की परिस्थिति तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आज हमारे
भूमि माता को तो मजबूत होना चाहिए, आज हमारे किसान को सशक्त बनना चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो गई। इस 66 से लेकर 2020 तक की कालावधि में जो कृषि में बदलाव हुए वो निश्चित तौर पर पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने वाले नहीं थे। इस वजह से वो बदलाव इतने घातक साबित हो रहे हैं आज कि आज भारतीय किसान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है कि उसे ये मालूम नहीं कि किस दिशा में आगे जाऊँ मैं। यह एक चिंता का विषय है कि किस दिशा में आगे जाऊँ मैं, और वो ये सोचता है कि उसके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियाँ जो हम देखने में आती हैं। हम लोग जब ये कार्य चालू किए थे उसके बाद से हम लोग पिछले 20 वर्षों में अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स जो खेती में आज किसानों के सामने आते हैं, मैं सर्वप्रथम उन समस्याओं का आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जब कभी हम जैविक कृषि की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कहते हैं कि साहब जैविक खेती करेंगे तो उत्पादन गिर जाएगा, जैविक ये हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ चलिए जैविक की बात अभी एक तरफ रखते हैं। सबसे पहले हम सभी ये समझें कि वास्तव में हमारी खेती में वर्तमान स्थिति में समस्याएं क्या आ रही हैं। तो आप जानेंगे खेती की समस्याओं में किसी भी किसान से आप पूछेंगे तो आप सबसे पहली समस्या बताते हैं साहब मौसम साथ नहीं देता है। क्लाइमेट चेंज या मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन एक ऐसी विकराल समस्या है कि किसान भाइयों ने सारी मेहनत कर ली, सारी चीज़ें लगा ली, आंधी तूफान आ गई, फसलें आड़ी पड़ गई, या कभी गर्मी में बारिश हो जाती है, ठंड में गर्मी पड़ जाती है। इस प्रकार की विपरीत मौसम की परिस्थितियां पिछले 10-15 वर्षों में तीव्र गति से बढ़ी हैं। और निश्चित तौर पे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि रासायनिक कृषि जो है ये मौसम परिवर्तन में भारी योगदान देती है, क्योंकि इनमें जो रासायनिक उर्वरक निर्माण होते हैं या पेस्टिसाइड्स बनते हैं, ये जब बन करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपके बीच आते हैं तो बड़ी मात्रा में ये ग्रीन हाउस गैसेस का मिशन करते हैं। खेतों में जब नाइट्रेट डाला जाता है तो नाइट्रेट भी एक प्रकार का बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस माना गया है जो वातावरण को प्रदूषित करने के लिए जवाबदार है। तो सबसे पहली चैलेंज हमारे किसान के सामने आ गई है कि मौसम उसका साथ नहीं देता। आपने लाखों रुपए लगाए लेकिन लाखों रुपए 4 दिन के मौसम ने खराब कर दिए। दूसरी चुनौती पूरे देश के किसानों के सामने है कि जिस धरती को हम माँ कहते हैं उस माँ की जो उर्वरता की परिस्थिति है, अब आम भाषा में हम कहें तो किसान सभी से पूछे तो बोले साहब ज़मीन जो है हमारी कड़क हो गई है। भाई साहब ज़मीन कड़क हो गई है, इसमें जल धारण क्षमता कम हो गई है। और क्या दिखता है, मैंने पूछा कि क्या केंचुए दिखते हैं, तो बोले साहब केंचुए वेचुए अब आजकल तो दिखाई नहीं पड़ती, 15-20 साल पहले दिखते थे, आजकल तो एक भी केंचुआ हमें ज़मीन में नहीं दिखाई पड़ता। अब उसी बात को हम वैज्ञानिक तौर पे बात करें तो वैज्ञानिक बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन इज हार्ट एंड सोल ऑफ सॉइल, अर्थात जैविक कार्बन जो होता है भूमि की आत्मा है। किंतु पिछले 40 वर्षों में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई, शॉर्टकट पद्धतियां निर्मित हुई कि लोगों ने गोबर की खाद की कदर ही करना खत्म कर दिया। ज़्यादातर किसान पूरे देश में इसको गाँव में गड्ढे में पकाते हैं और भर गर्मी में फेंक के आ जाते हैं। ऐसी स्थितियों में हमारे देश में भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन जो उसका मूल आत्मा है उसकी बहुत कमी हो गई है। एक अच्छी मिट्टी में 0.5% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन अभी ऑर्गेनिक कार्बन का जो परसेंटेज है वो अलार्मिंगली लो लेवल पे है। कई जगह पर आप देखेंगे कि वो 0.2, 0.1 बहुत कम आ रहा है। दूसरी बात, अम्ल और क्षार तुल्यांक धरती माता का बिगड़ चुका है, पीएच मान। तो बहुत सारी बातें आती है कि सब मिट्टी परीक्षण कराए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब सोल्यूशन हमें मालूम है कि कार्बन एडिशन से ही सब कुछ सुधर सकता है तो हम परीक्षण तो ठीक है एक विषय, तो परीक्षण किस चीज़ का करें, ऑर्गेनिक कार्बन का, जैविक कार्बन और पीएच का अगर हम परीक्षण करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी मिट्टी धरती माता जो है उसको कैसे हम सुधार सकते हैं ये बात सबके ध्यान में आएगी। तो दूसरा चैलेंज आ गया कि मिट्टी हमारी खराब हो गई है, धरती माँ हमारी खराब हो गई है, इसलिए हमारे देश में उसको माँ कहा गया था। अंग्रेजों ने सिखाया ये माँ नहीं है तो फैक्ट्री इधर से आप खाद डालो और इधर से उत्पादन लेते जाओ। तो माँ के साथ जो संबंध है वो टूट गया और माँ का जीवित स्वरूप मृत स्वरूप में कन्वर्ट हो गया। जो अरबों खरबों सूक्ष्म जीवाणु धरती माँ में रहकर आपके और मेरे लिए खेती करते थे वो सारे जीवाणु नष्ट हो गए और ऐसी स्थिति निर्मित हुई। जो केंचुआ जो धरती माता के नीचे से जा करके आप देखेंगे धरती माँ के नीचे जो है हजारों टन मिनरल्स पड़े हुए हैं। केंचुए की जवाबदारी थी कि आप नीचे की खाद की फैक्ट्री जाइए, नीचे जो मिट्टी मुरम जो है घिस घिस के मिट्टी बन रही है उस मिट्टी को खाइए और ऊपर आकर पौधे के पास में उसका हगार कर दीजिए, एक्सक्रीट कर दीजिए उसको। तो ये आत्मनिर्भर व्यवस्था प्रकृति ने हमारे देश में दे रखी थी, लेकिन हमें बताया गया कि ये व्यवस्था आत्मनिर्भर नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, अनेक प्रकार की बातें रखी गई और उसका निर्माण यह हुआ, कार्य ये हुआ कि भाई आज जो है धरती माता हमारी सांस ले रही है अंतिम, मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों। तीसरा चैलेंज किसानों के सामने है पानी। पानी की 2 प्रकार की चुनौतियाँ आई हैं। एक चुनौती तो ऐसी कि पानी का वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है
और सभी हम जानते हैं देश भर के लोग कि कई लोग, एक एक परिवार के लोग, मैंने देखा 8-8, 10-10 बोरवेल में लाखों रुपए खराब कर देते हैं। पहले कुआं हुआ करते थे, कुएं सूख गए तो बोरवेल पे आ गए, अब बोरवेल पे खर्चा और बढ़ गया। और दूसरा आपको बताना चाहूँगा, जितना ज़मीन के नीचे से हम पानी उठा करके लाएंगे वो उतना क्षारीय पानी होगा, वो फसलों की गुणवत्ता के लिए अच्छा नहीं है, फसलों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये व्यवस्था जो निर्मित हुई कि पानी का लेवल कम हो गया, और इसमें कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम पानी मार मार के खेती कर रहे हैं। दूसरा पानी की कमी हो जाना, और एक तरफ दूसरा नहरी खेती आ जाना। मैं नहर की खेती को भी एक प्रकार से किसान भाइयों चैलेंज मानता हूँ, क्योंकि नहर जहाँ आ गया तो वहाँ पानी का दुरुपयोग होने लग गया। क्योंकि काश्तकार ये समझते हैं अरे पानी चल रहा है, मेरा टेल पे हूँ खेत में तो खोल देता हूँ खेत। अब मैंने देखा कई नहर के क्षेत्रों में लोग पानी पे पानी मार देते हैं, उस फसल से बात ही नहीं करते हैं कि भैया तुझे प्यास लगी है नहीं लगी है। गेहूं पे जहाँ आपने पानी पे पानी मारा, फसल पीली पड़ जाती है, ठंडा हो जाता है, उस पौधे से हमारा संबंध नहीं होने से उसको सांस नहीं ले पाता है पौधा। और जब उसमें पानी पे पानी मार देते हैं हम, तो उसमें जो है पिलास आ जाती है, और फिर उसको दूर करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों को किसान डालते हैं। तो चिंता का विषय यह है किसान भाइयों कि पानी की कमी हो गई है, और पानी की जहाँ अधिकता हो गई वहाँ उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये दोनों हमारे सामने चैलेंज है। अगली बात करूं तो एक चुनौती किसानों के सामने आई है कि वो कीटनाशकों का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कीड़ों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सन 2000 की बात थी। 2000 के पहले जो है किसान आमतौर पर संपर्क कीटनाशियों का उपयोग करते थे। धीरे धीरे संपर्क कीटनाशी के बाद में अलग अलग प्रकार के अंतःप्रवाही कीटनाशकी और अनेक प्रकार के कीटनाशक आ गए, और कीटों में इतनी प्रतिरोध क्षमता विकसित हो गई कि पिछले दिनों मैंने कुछ कीटनाशक व्यवसायियों के बीच में, डीलरों के बीच में मेरा जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या अभिमत है कि ये जो रासायनिक कीटनाशकों से मारने वाली मारकाट की कृषि व्यवस्था है, जो हमारे को अंग्रेजों ने ला के दी है, हमारे देश का ज्ञान नहीं था ये, तो मारकाट की कृषि व्यवस्था क्या टिकाऊ रहेगी, आपका क्या मत है। तो मुझे कुछ अच्छे पेस्टिसाइड डीलर ने ये बात कही कि बोले भाई साहब, हमें बड़ी दिक्कत आ जाती है कि किसान 4 दिन के बाद आकर के खड़ा हो जाता है, बोले भैया आपके कीड़े तो मर ही नहीं रहे, और अब हमें कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल का स्प्रे करना पड़ रहा है। कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2-3 प्रकार के कीटनाशकों को मिलाकर हम रिकमेंड करते हैं, और उसके बाद में भी 8 दिन के बाद पुनः जो है कीड़े उसमें लग जाते हैं। तो चिंता का विषय है कि कीटनाशक वास्तव में कीटों को मार रहे हैं या हम किसान समाज को और आम जनों को मार रहे हैं। ये समझने वाली बात है। प्रकृति की व्यवस्था है कि प्रकृति उसको बैलेंस करने की व्यवस्था रखती थी, कीटों को नियंत्रित करने की, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसमें समझने में चूक हुई है, और हमने ये समझ लिया कि जो भी हम स्व अस्तित्व की ओर चिंता करने लग गए, बाकी सह अस्तित्व के घटकों को नष्ट करने का पूरा कार्य पिछले 40-50 सालों में किया गया है। क्योंकि हमारी जो फिलॉसफी है कि हमारे अस्तित्व में न सिर्फ हमारे माँ बाप का ध्यान है, योगदान है, अपितु हमारे अस्तित्व में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव जंतु, केंचुए, ये बैल, पशु, मिट्टी में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब का योगदान है, और हमको सब का साथ रिले के विकास करना चाहिए, जो आज का नारा भी है। लेकिन वर्तमान में ऐसी परिस्थिति है कि हम लोग सह अस्तित्व को भूल करके स्व अस्तित्व के चक्र में इन घटकों को काटते जा रहे हैं। तो ये हुआ परिणाम कि कीटनाशकों का इतना बेतहाशा इस्तेमाल देश में हो रहा है कि मैं आपसे रखना चाहूँगा ये बात कि ये कीटनाशकों के इस्तेमाल से अनेक प्रकार के कीटों का प्रादुर्भाव हो गया, जो कभी देखे नहीं थे किसानों ने कीड़े। मैं मध्य प्रदेश के एक निमाड़ क्षेत्र में जानता हूँ, जहाँ पर कि मिर्च की खेती तक बंद करनी पड़ गई लोगों को, क्योंकि हर चौथे रोज 5वें रोज पेस्टिसाइड डालना, और बाद में फिर वायरस का आ जाना। तो ये तमाम प्रकार के, अभी ये कोरोना वायरस आया है मार्केट में, अभी हमारे देश में कोरोना वायरस की हवा चल रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, खेतों में अनेक प्रकार के वायरस आ चुके हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, सभी किसान जानते हैं इन बातों को। लेकिन अब कोरोना वायरस आ गया, अब उसके पीछे भी मैं आगे बात रखूंगा अपनी। तो चौथी जो चुनौती मैं समझता हूँ, कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग होना, और इसमें भी कीड़ों पर और रोगों पर समस्या का हल नहीं मिल रहा है। अभी तो ये समस्या हर साल बढ़ते जा रही है। भाइयों, मेरे मन में एक और शंका है, इतना अधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सफ़ेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, कपास को छोड़ करके इंसानों में अटैक कर दे। ये भी भविष्य में संभव है कि उसके जो है दिमाग में अगर म्यूटेशन हो जाएगा इतना अधिक कीटनाशक पीने से, तो कभी वो इंसानों पे अटैक कर दे, तो मालूम नहीं फिर किस प्रकार की और भयावह समस्या होंगी। तो ये 4 चुनौती मैंने आपके सामने रखी। 5वीं चुनौती, हम सभी जानते हैं कि बाजार आज स्थिर नहीं है। किसान पैदा तो कर लेते हैं, लेकिन बाजार की स्थिरता नहीं है। प्याज के भाव बढ़े तो सारे भाई प्याज लगा देंगे,
लहसुन के भाव बढ़े तो सारे लोग लहसुन लगा देंगे, अंततोगत्वता स्थिति ये बनती है कि रेट नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं इसमें मोनोकल्चर का बहुत बड़ा एक हाथ रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में विविध फसलों की खेती हमारा ऐतिहासिक रूप से हमारे किसान भाई इस बात को करते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने हमको जो है अफीम लगाना चालू करवाया, कपास लगाना चालू किया। मोनोकल्चर की शुरुआत ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हुई हमारे देश में। और मैं आपसे कहना चाहूँगा वो मोनोकल्चर इतना व्यापक हो गया कि अब रबी में देखो खेतों में तो पूरा इलाका गेहूँ से भरा हुआ है, खरीफ में देखो तो पूरा इलाका जो है चावल से पटा हुआ है या सोयाबीन से पटा हुआ है। तो ये मोनोकल्चर इतना घातक है क्योंकि एकल फसल पद्धति धरती माँ की मांग ही नहीं है। धरती माँ हर कुछ, जब हम माँ कहते हैं तो माँ के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने साथ करते हैं। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये मोनोकल्चर एक खतरनाक स्थिति है जिसकी वजह से मार्केट प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं और इस पर चिंता करने की आवश्यकता है कि बहुफसली खेती पर कैसे जाएं। इसके बाद अगली समस्या जो मैं समझता हूँ, एक आ रही लागत का बढ़ जाना। खेती में हर प्रकार की चीज़ों में लागत इतना बढ़ गया है और आमतौर पर मेरा जो 20 साल का अनुभव कहता है कि किसान भाई कभी भी खेती में जोड़ घटाना नहीं करते हैं। जोड़ घटाना करने की बात करें तो किसान भाई के मन में एक विचार आता है कि बोले भैया इससे अच्छा तो हम खेती छोड़ देंगे। पर मेरा आप सभी किसान भाइयों से आग्रह और निवेदन है कि हमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, खेती के लागत मूल्य निकालना आवश्यक है। अगर आप जोड़ेंगे वास्तव में खेती में हमने कितने रुपए जमीन की हकाई में ट्रैक्टर वाले को दे दिए हैं, कितने रुपए बीज में खर्च कर दिए हैं, कितने रुपए रासायनिक खाद में खर्च कर दिए हैं, कितने रुपए बिजली कंपनी को दे दिए हैं, कितने रुपए इसको दे दिए हैं, तमाम चीज़ें जब आप जोड़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि वास्तव में खेती जो लाभ का धंधा नहीं बची जो बोला जाता है, इसका मूल कारण यह भी है कि काश्तकार समाज लागत मूल्य को जोड़ते नहीं है। और अगर हम जोड़ना चालू करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि पाइप में लीकेज कहाँ से हो रहा है। सब जानते हैं कि पाइप में लीकेज है, खेती फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन हमें जब तक हम जोड़ घटाना नहीं करेंगे, तनाव जरूर आएगा आप जोड़ेंगे तो, पर डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उस तनाव को सहें और वास्तव में जोड़ें, तब आपको ध्यान में आएगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 4-5 भाइयों की कंपनियां हैं जो किसानों को पूरा तरीके से विदेशी षड्यंत्रकारियों ने लूट के ले जा रहे हैं। तो भाई साहब, आज हमारा बीज खत्म हो गया तो बीज कंपनियां आज नए नए प्रकार के सीड्स दे रही हैं। रासायनिक खाद की अगर बात करें तो इस देश में पिछले ही वर्ष मैंने एक आंकड़ा देखा, 70-80 हज़ार करोड़ रुपए तो हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को सब्सिडी बांट रहे हैं। कीटनाशकों की बात करें तो कीटनाशक इंडस्ट्री अलग कमा रही है, ट्रैक्टर वाले कमा रहे हैं, बीज वाले कमा रहे हैं, खाद वाले कमा रहे हैं। और उसके बाद में जब ये सारा जहरीला खेती हो जाती है वातावरण में, तो इससे जो अनाज पकता है, इससे जो आने वाला अनाज है, निश्चित तौर पे वो जहरीला होता है। पेस्टिसाइड स्प्रे के दौरान भी मनुष्य की फसल कमज़ोर हो जाती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, सबसे जो बड़ी चुनौती मैं समझता हूँ आज खेती में ये है कि हमारे किसान भाइयों का मानसिक और शारीरिक रूप से एक प्रकार से कमज़ोर हो जाना। ये बहुत दुखद बात मैं कह रहा हूँ आपके बीच में, क्योंकि मेंटल डिप्रेशन के शिकार ग्रामवासी भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की जो कृषि व्यवस्था है ये हमें अवसादग्रस्त ही करेगी, क्योंकि ये आत्मनिर्भर व्यवस्था नहीं है। ये अनेक प्रकार की कंपनियों को हम मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं, आत्मनिर्भर कृषि नहीं कर रहे हैं। 1 रुपये लगाकर 3 रुपये कमाना फायदे का सौदा है, बजाय कि 5 रुपये लगाकर 6 रुपये कमाना। इस बात को हम सबको जोड़ घटाना करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा किसान भाई। तो मैंने जो ध्यान में आती है बात, एक बहुत दुखद मन में आता है कि भाई किसान भाई से पूछो कि भाई साहब आपकी मिट्टी में सांस कैसे लेती है, आपको मालूम है? पौधा भोजन कहाँ से बनाता है? पौधा सांस ले रहा है या नहीं, उसको भूख लगी है या नहीं, इसमें कीड़ा लगा है, वायरस लगा है या फफूंद लगी है? तो किसान भाइयों का उत्तर आता है कि भैया हमें तो कुछ नहीं मालूम, हम तो दुकान वाला के पास जाएंगे और वो जो दुकान वाला जो दवाई दे देगा वो हम उपयोग करके डाल देंगे उसमें खेतों में। तो ये एक चिंता का विषय है कि आज से 50 साल पहले किसान हमारा खुद स्वयं वैज्ञानिक था, उससे बड़ा बुद्धिमान वैज्ञानिक कोई नहीं था। और मैं आपको इतना कहना चाहूँगा किसान भाइयों, आपसे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। और मैंने जो 20 साल में सीखा, वास्तव में मेरे गुरु तो किसान भाई और प्रकृति हैं, सही बात कहना चाहूँगा। मैं भले MSc AG गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन जो मैंने सीखा जीवन में वो किसान भाइयों से सीखा और प्रकृति से सीखा। तो ये बात आप अपने आत्मविश्वास रखें कि आपसे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। प्रकृति ने सारी व्यवस्थाएं, ग्राम आधारित व्यवस्थाएं कर रखी हैं, तो उन व्यवस्थाओं को हमें निर्मित करना पड़ेगा। खेती के सामने ये जो चुनौतियाँ आई हैं आज हमें, तो हमें मानसिक तौर पर हम वैज्ञानिक रूप से इसको काम करें, स्वयं वैज्ञानिक बने। और दूसरा बात मैं जो कहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में आज खेती में कीटनाशकों और फर्टिलाइजर्स के उपयोग से बीमारियां भी बहुत बढ़ रही हैं, पूरे शहरों में बढ़ रही हैं।
मैं तो एक उदाहरण देना चाहूँगा आप सभी को। सन 2009 की बात है, मैंने सूखी मिर्ची के सैंपल एक प्राइवेट कंपनी में हमने एनालिसिस के लिए भेजे थे, 55-50 सैंपल। और जब हमने पाया कि उन सैंपल्स में बहुत बड़ी मात्रा में कीटनाशक पाए गए तो हम हक्के बक्के रह गए। हमने कहा सब जब सूखी मिर्च की ये हालत है तो हरी मिर्च में क्या स्थिति बनेगी। तो ये एक चिंता का विषय है। अभी पिछले दिनों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश में एक रिसर्च आया है जिसमें बात मानने की गई है कि कहीं ना कहीं ये शुगर की जो बीमारी हो रही है यह भी कीटनाशकों से हो रही है, जिसमें 4 बाहर की संस्था और हमारे देश की एक संस्था ने मिलकर रिसर्च किया और पाया कि तेलुगु लोगों के ब्लड सैंपल में ज़्यादा अधिक कीटनाशक पाए गए। और उन्होंने पाया कि उनके यहाँ इंसुलिन में का जो स्त्राव है वो कम हो जाता है। इससे जो है शक्कर की बीमारी, शुगर, क्योंकि गांव में भी शुगर हो रहा है, गांव में भी बीपी हो रही है, गांव वाला मेहनत करता है, फिर भी ये बीमारियों से हम क्यों ग्रसित हो रहे हैं किसान भाइयों। ये निश्चित तौर पर हमारे देश में पूर्वज एक बात कह गए थे, अन्नम परब्रह्म, अन्न ही ईश्वर है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे तन और वैसा ही रहे मन। तो अगर हम किसान भाई लोग इस फिलॉसफी पे, इस दर्शन पे विश्वास नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पे हम खेत की फसल पकाने के चक्कर में हम इंसानों की फसल जरूर पका लेंगे समय से पहले। और आज यही स्थिति बन रही है कि आज समय से पहले लोगों की मृत्यु हो रही है। ये सब कुछ अन्न का देन है। मेरा आप सबसे आग्रह निवेदन है कि ये जो चुनौतियाँ हमारे देश में किसान समाज के सामने आई हैं, इन चुनौतियों को पहले समझें, खेती की चुनौतियाँ, अब इसके हल की बात करें। तो इसका हल एक में ये है कि हम प्रकृति की भाषा के अनुसार कृषि कार्य करें। पहली चुनौती मैंने कहा कि सब क्लाइमेट चेंज है या मौसम परिवर्तन है, आंधी तूफान आती है, बारिश कब होगी नहीं मालूम है। एक ही विकल्प है, हम आप विचार करें कि हमने बड़े स्तर पर वृक्षों को काटने का कार्य किया है। मैं केवल किसानों को नहीं कह रहा हूँ, पूरे विश्व देश की बात करूँ तो बहुत अधिक मात्रा में इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने उपयोग वृक्षों को काटा है, सड़क निर्माण में जंगल के जंगल साफ हो गए हैं। लेकिन किसानों के खेतों पे मेरा आप सबसे आग्रह है कि सबसे पहला सूत्र जिस पे हम काम कर रहे हैं, अगर खेती बचाना है हमें, तो पहला सूत्र है मेड़ पर पेड़ लगाना। अगर हमने अपने खेत के मेड़ पर झाड़ी नहीं लगाई तो खेतों की मौसम सुधारने हमारे डिफिकल्टी आएगी। खेत का माइक्रो क्लाइमेट या सूक्ष्म जलवायु, जो फसल के हाइट के समकक्ष तक की जलवायु, उसको सुधारना प्रथम दायित्व है हर किसान का। तो खेतों की मेड़ों पर कम हाइट की झाड़ियाँ लगाएं, जो आर्थिक तौर से भी हमसे पैसा देगी और साथ ही साथ हमारे खेत के सूक्ष्म जलवायु को सुधारने का कार्य करेगी। ये प्रथम सूत्र किसान भाइयों, जिस पर मैं समझता हूँ धरती माता की मांग है। हम माँ को माँ कह रहे हैं, माँ चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आप लोग तो घर में रहते हैं गर्मी में, आप लोग तो सब वो करते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या कर रहे हो आप। मेरे तो मेड़ों पर पेड़ थे वो सब काट दिया आपने। आंधी तूफान से जो है मेरी जो है आंधी तूफान से मेरे मिट्टी बह के निकल जाती है, तो मेरे को गर्मी मुझे भी तपन लगती है, तो मेरी भी थोड़ी चिंता करें। तो किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन और आग्रह पहला करूंगा कि मेड़ों पर आप सीताफल लगा सकते हैं, गिरिपुष्प लगा सकते हैं, सहजन लगा सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मेड़ों पर लगा करके आमदनी भी पा सकते हैं और साथ ही साथ हमारे खेत में हरी खाद का काम करने का भी कार्य कर सकते हैं। मेड़ों पर झाड़ी लगाएंगे तो कई किसान के मन में आता है कि बोले भैया इससे हमारी फसल नहीं पकेगी। भाई साहब, मैं आपको बांस लगाने नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े बांस लगा दीजिए। मैं आपको बबूल लगाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ झाड़ियों का नाम बता रहा हूँ जिसको आप लगाने से आपकी फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा। और उसके बाजू में आप जो है बहुत अच्छे से हल्दी भी लगा सकते हैं, अगर हल्की छाया भी आ रही है तो। मेरे हिसाब से उसमें तो कोई इतनी छाया नहीं आती। गिरिपुष्प लगाएंगे आप सहजन लगाएंगे, आप सीताफल लगा सकते हैं, आप बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ जिनकी लिस्ट है, सूची है, करौंदा लगा सकते हैं आप ऐसी बागड़ खेतों की करें किसान भाइयों। तो उससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। आंधी तूफान से फसल की रक्षा होगी, धरती माँ के अंदर जल धारण क्षमता बढ़ेगी हमारी धरती माँ की, धरती माँ में केंचुए बढ़ जाएंगे अपने आप ही, धरती माँ में सूक्ष्म जीवों का संचार बढ़ेगा, धरती माँ में आप जहाँ 6 पानी 5 पानी में खेती करते थे वहाँ 1-1 2 पानी की बचत हो जाएगी, खेत का तापक्रम कम होगा, माइक्रो क्लाइमेट इंप्रूवमेंट होगा। एक प्रकार से आजकल दुनिया पॉली हाउस के पीछे भाग रही है। मैं कहता हूँ पॉली हाउस पे मत भागो, खेतों की मेड़ पर झाड़ी लगा लो, खेत को प्राकृतिक पॉली हाउस बनाइए। खेत अपने आप धरती माँ जो है काम करना चालू कर देगी। माँ है तो माँ के साथ व्यवहार, तो पहला व्यवहार माँ के साथ हमें करना है कि उसके चारों तरफ हमें बाउंड्री लगानी है अच्छे झाड़ियों की, लाभकारी झाड़ियों की और विविध प्रकार की झाड़ियों की। एक जैसी झाड़ी न लगाएं, झाड़ियों में विविधता रहे। दूसरी बात हमें करनी है कि किसान भाइयों, जिस प्रकार हम कहते हैं कि धरती अगर हमारी माँ है, तो मैं आपसे निवेदन करूं उसको बीज भी अपने घर का बना दीजिए। आप सभी जानते हैं कि आपको अगर हम कश्मीर में भेज दें तो वहाँ की ठंड में आप परेशान हो जाएंगे। एक एक क्षेत्र का वातावरण डिफरेंट रहता है।
बीजों के ऊपर मेरे बड़े भाई साहब ने भी काम किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे पिछले 20 साल में कि सबसे उत्तम तरीका है कि खेतों में भ्रमण करके जो पौधा मजबूत दिखाई दे रहा है उन पौधों की निशानी कर लीजिए, उन पौधों के बीजों को अगले वर्ष के लिए संरक्षित करके रखें। सुधारित बीज ही भविष्य की खेती की एक आधारशिला है। अगर हम हाइब्रिड और बीटी बीजों पर जाएंगे तो लंबे रेस के घोड़े नहीं हैं। आज बीटी बीज आप सभी जानते हैं कितना खतरनाक कार्य है कि एक दूसरे ही जीवाणु को कपास के अंदर घुसा दिया गया है। तो हमें सबको सचेत रहना है कि बच्चा लोकल ही हो, बच्चा अपने गांव का होना चाहिए। बच्चा बाहर का मेहमान बिठाओगे तो बाहर का मेहमान कभी भी बीमार पड़ सकता है। अगर हमारे गांव का मेहमान है, गांव का बच्चा है, उसको गांव की वातावरण और परिस्थिति मालूम है, वहीं वो विकसित हुआ है, तो वहाँ वो लड़ झगड़ के क्योंकि मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, हर पौधा माँ बाप की तरह होता है और माँ बाप की एक लक्ष्य होता है जीवन में कि सारी ताकत वो अपने बच्चों के लिए भेज देते हैं। हम लोग गांव में भ्रमण करते हैं तो हमारे माता पिता भी डॉक्टर हैं, MBBS हैं, तो हमें बताते हैं कई बार उन्होंने ऐसे केसेस देखे कि बिच्छू काटने का असर नहीं होता। तो हमने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों नहीं होता, तो हमने गाँव में भी पूछा लोगों से। उन्होंने कहा साहब मेरी माँ जब पेट से थी तो मेरी माँ को गर्भवती अवस्था में बिच्छू ने काट लिया था और उसकी वजह से मेरे अंदर जो है बिच्छू से लड़ने की ताकत विकसित हो गई। तो प्रकृति की यही नियम है। अगर आप अपने खेतों में इस प्रकार चयन प्रणाली से बीजों को सिलेक्ट करके आप अगर डेवलप करेंगे तो आप अपने यहाँ का रोबस्ट और मजबूत बीज बनाएंगे। इसके लिए कोई बहुत बड़ी विज्ञान की जरूरत नहीं है। खेतों में घूमना है, अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करना है, उस पर लाल फीता लगाना है, उन बच्चों के बीज को अलग करना है। सभी फसलों में किसान भाइयों आप अपना स्वयं का बीज निर्मित कर सकते हैं। तो दूसरा सिद्धांत ये है, धरती माँ के लिए वो चाह रही कि अपने यहाँ के मूल बच्चे उनको मिले। तीसरा, धरती माँ कह रही कि जिस प्रकार आप होटल का भोजन पसंद नहीं करते हैं, आपको रोज रोज अगर होटल में भेज दिया जाए तो आप बीमार पड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार आप मुझे क्यों होटल का भोजन खिला रहे हैं, माँ बोलते हो मुझे, तो आप मुझे क्या खिला रहे हैं, आप मुझे आप 50-50 किलो के होटल का भोजन खिला रहे हैं, वो भी विष, जो चीज़ आप नहीं खा सकते। आप क्या यूरिया खा सकते हैं? आप अगर नहीं खा सकते तो आप मुझे क्यों खिला रहे हैं यूरिया? तो माँ की ये मांग है सभी किसान भाइयों हम सबसे कि उसको घर पर बना शुद्ध सात्विक भोजन खिलाया जाए, तो वो अनादिकाल तक हमारे साथ जीवित रूप से उसको सक्षम बनेगी और हमें विषमुक्त अनाज पैदा करके देगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जैविक खेती में जो गांव के घुड़े या रुखड़े होते हैं, आज गांव में किसान उनकी कदर नहीं करते हैं। गड्ढे में पड़ा रहता है गोबर खाद का ढेर और सारा बारिश का पानी उसमें भर जाता है, उसका लाल पानी बह के निकल जाता है और उसके पश्चात फिर जो बची कैसी रही कैसा रहे उसको गर्मी में फेंक के हम निकाल देते हैं। उस खाद को सुंदर तरीके से बनाएं, 2.5-3 महीने में DAP का विकल्प बना सकते हैं आप। और विस्तृत कभी आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी शेयर करूँगा। गोबर गौमूत्र गुड़ से अनेक प्रकार के हम जीवामृत या जीव अपने यहाँ के जीव कल्चर जो है जीवाणु कल्चर बना सकते हैं। अभी बहुत सारे जीवाणु कल्चर चल रहे हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे गोकृपा अमृतम है जो गोपाल भाई सुतारिया के माध्यम से विकसित हो रहा है। अभी इसी दिशा में गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र के माननीय सुनील जी मानसिंगा के माध्यम से भी नागपुर के द्वारा बहुत सुंदर कार्य हो रहा है और अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट चल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था में धरती माँ में केवल 2 चीज़ का संकल्पना रखें कि हमें उसके जीवाणु बढ़ाने और केंचुए बढ़ाने, वो सारे काम करने हैं जिससे जीवाणु बढ़े और केंचुए बढ़े। तो आप घर पर ही अपना भोजन निर्माण करें, अच्छा उन्नत जैविक खाद बना सकते हैं, जीवामृत कल्चर बना सकते हैं, मटका खाद बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने अभी डीलर्स के साथ जो मीटिंग की मैंने पाया कि लगभग ऑलमोस्ट ये मान के चलें कि डीलर्स कह रहे थे कि हमारा टोटल सेल का, जो मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया, कुल सेल का 15% तक हिस्सा जो है टॉनिक में जा रहा है। अब ये टॉनिक क्या वाला है भाई साहब? ह्यूमिक एसिड के नाम से आ रहे हैं, एंजाइम के नाम से आ रहे हैं। अरे भाई साहब, गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप सुंदर और अद्भुत टॉनिक बना सकते हैं। हम लोगों ने सोयाबीन को फर्मेंट करके उसका दूध निकाल करके, उपले का पानी है, अनेक प्रकार की सुरजने के पत्ती का पानी है, अनेक प्रकार के दालों का पानी है, ये बना करके हम उन्नत और फंटास्टिक ग्रोथ प्रमोटर बना सकते हैं। बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं है। तो धरती माँ की जो अगली मांग है उसको पूर्ति करने की व्यवस्था हमारे गाँव में है। तो मेरा आप किसान भाइयों से आग्रह है कि हम इस प्रकार से धरती माँ को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए उसको घर पर बना भोजन खिलाएं। वो अपेक्षा रख रही है हमसे कि हम उसे घर का बना भोजन खिलाएं। अगली बात करें तो धरती माँ ये एक अगली मांग आपसे कर रही है कि जिस प्रकार आप अपने भोजन में विविधता चाहते हैं, आपको चाहिए दालें, आपको चाहिए सलाद, आप चाहिए गाजर मूली, सब खाते हैं आप, लेकिन माँ कह रही मेरे तो शरीर में एक ही अनाज खिलाते हैं। तो जब आप धरती माँ के सिस्टम को देखेंगे तो आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा, हर पौधे की जड़ों के आसपास अलग अलग प्रकार के जीव पलते हैं। आप अरहर की बात करें तो अरहर में अलग जीव पलेगा, गेहूं की बात करें तो गेहूं के आसपास अलग जीव संसार है,
मक्के की जड़ के पास अलग जीव संसार है। तो धरती माँ की अपेक्षा है कि मिश्रित खेती करें, मिलवा खेती करें, अंतर्वर्ती फसल लगाएं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा किसान भाइयों, अगर हम दाल, तिलहन, अरहर सभी प्रकार के, जैसे उदाहरण के तौर पर गेहूं के खेतों में हमने एक प्रयोग किया कि जो सरी होती है गेहूं की, जो मेड़ बनती है पानी छोड़ने के लिए, वहाँ हमने पूरी सूरजमुखी की लाइन लगा दी। तो कई किसानों ने 1.5 2 क्विंटल तक सूरजमुखी उसमें निकाली। तो घर का तेल खाने को मिल गया, अनाज का अनाज हो गया, तेल खाने को मिल गया। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन अपने क्षेत्र पे बहुत सारे, कपास के साथ हमने 17 प्रकार की फसलों का मिश्रण करके देखा और अद्भुत तरीके से बहुत सारी फसलें मिश्रित रूप से अच्छे से आती हैं। तो अगला जो धरती माँ की मांग है कि जिस प्रकार आप अपने भोजन में विविधता चाहते हैं, उसके शरीर में भी अलग अलग प्रकार के विविधता रखें। और वो माँ ये चाह रही है कि उसके खेत में फूलों की खेती भी थोड़ी थोड़ी रखना चाहिए हमें, क्योंकि आज हानि भी या मधुमक्खी दिखती नहीं आजकल। तो अगर हम गेंदे का फूल हमारे खेत का हिस्सा हो, जैविक खेत का हिस्सा हो, या फिर हम कहें कि हमारे खेत में कहीं ना कहीं कुछ गेंदा हो, कुछ जगह सूरजमुखी के फूल हों, कुछ सौंफ के पौधे हों, तो अपने आप देखेंगे कि ये पॉलिनेशन करने वाली मधुमक्खियाँ हमारे खेतों में आएंगी। तो जैसी परिस्थितियाँ निर्मित करेंगे वैसे जीव ईश्वर अपने आप वहाँ भेजता है। तो ये तीसरा जो सूत्र मैंने आपसे रखा कि भाई एक तो हमने बना दिया मेड़ पर पेड़, घर का बीज बना लिया, घर की खाद खिला दी और विविध प्रकार की फसलों का नियोजन किया। इस प्रकार की खेती करें कि विविध प्रकार की। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूँगा कि हमें पुरानी फसलों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटका, रागी ये सब सिस्टम के बाहर हो गए हैं। हमें सिखाया गया कि ज्वार गरीबों का अनाज है, परंतु वास्तव में अगर आप देखेंगे ज्वार और बाजरा की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, न्यूट्रिएंट वैल्यू है, पोषक मान है, वो हमारे गेहूं और चावल से बेहतर अनाज है भाई साहब। ये माइनर मतलब मेजर मिलेट, माइनर मिलेट अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया गया, कोर्स मिलेट कह दिया गया। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि हमें वापस से कम पानी की फसलों की ओर जाना चाहिए। एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे लातूर क्षेत्र में आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र, जहाँ पर कि बहुत बड़ी मात्रा में पानी की विकराल समस्या पैदा हो गई। 8 जिलों में वहाँ पानी की विकराल समस्या पैदा हुई, यहाँ तक कि रेलगाड़ी से पानी सप्लाई चालू करना पड़ गया। तो पानी का अगर इस प्रकार से खेती में दुरुपयोग होगा, मैं 2006 से लेकर 2012 तक मैंने उस 4-5 जिलों में काम किया और मैं हमेशा वहाँ लड़ाई करता था। किसानों को भी समझाइश हम लोग करते थे और हम सरकार से भी लड़ते थे कि यहाँ गन्ना मत लगवाओ। और सरकार का अभियान चल रहा था, गन्ना लगाओ अभियान, ऊस लागवड़ अभियान। तो मैंने कहा साहब गन्ने को इतना पानी लगता है, अगर गन्ने पे गन्ना करेंगे किसान। और आज जब वहाँ पानी की किल्लत हुई कि पीने का पानी तक नहीं है, वहाँ पर कुओं में आर्मी लगानी पड़ रही है, तब जाके लोगों को ध्यान में आता है कि साहब कहीं ना कहीं ये गन्ना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। क्योंकि जितना धरणों में या तालाबों में पानी संचित किया जाता, सारा पानी गन्ने की खेती में इस्तेमाल हो जाता था। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कम पानी की फसलों को भी, धरती माँ को भी पानी पे पानी मारने से माँ खराब हो जाती है, उसमें क्षारीयता बढ़ती है, उस माँ की सेहत खराब होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कम पानी की फसलों को भी हमारे यहाँ ध्यान दें। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, जहाँ बहुत बड़े स्तर पर सोयाबीन की खेती होती है। सोयाबीन में हमने जो जलमांग उसकी देखी, लगभग 1 एकड़ में मान लो 7-8 क्विंटल पैदावारी दे रही है, तो उसको 30 लाख लीटर पानी लगता है। अब आप इमेजिन करें, कल्पना करें 30 लाख लीटर पानी किसको कहते हैं। एक पानी जब मतलब 1 एकड़ इंच गीला होता है तो 1.25 लाख लीटर पानी जाता है। तो एक बार जब हम गीला करते हैं तो 4 इंची पानी, तो सोयाबीन में पानी नहीं देते हम, बारिश का पानी आता है। लेकिन बारिश उसको 6 बार जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक वो पकती नहीं है। तो जो धरती माँ के नीचे वाटर बैंक को रिचार्ज करने के लिए ऊपर वाला पानी भेज रहा था, धरती माँ के नीचे जो पानी का बैंक है, वहाँ तक वो पानी को पहुँचने नहीं देती। और उसका परिणाम यह है कि मालवा निमाड़ क्षेत्र में कुओं का स्तर बहुत नीचे चला गया, कुएँ खत्म हो गए हैं, ठंड में भी जो है पानी नहीं मिल पाता है। तो ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं फसल पद्धतियों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि ये फसल पद्धतियों पर ध्यान दें। स्वयं की दवाई, कीटनाशकों का स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, कीटनाशकों का स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस सिद्धांत पर ध्यान रखें कि यदि बच्चा स्वस्थ खानदान का है, यदि बच्चा स्वस्थ खानदान का है, उस बच्चे का टीकाकरण किया गया हो, जहर से नहीं। जबकि गोबर, गोमूत्र और चूना और अन्य जो सामान्य हमारे साधन है, पुराने लोग गोबर और मिट्टी में बीज को रोड़ के लगाया करते थे। तो बच्चा अगर स्वस्थ खानदान से हो और बच्चे का जो है टीकाकरण किया गया हो, वो भी अमृत से, न कि जहर से, उस बच्चे को जहां हमने खेत में लगाया हो तो उसके रहने का आवास अच्छा हो। कहने का तात्पर्य, बहुत घना बोने की आदत जो हमें पड़ गई है, घना बोएंगे तो बच्चा कमज़ोर बनेगा। उस बच्चे को अगर हमने
स्पेस दिया, सनलाइट और वायु संचार प्रॉपर रखा, तो निश्चित तौर पे वो बच्चा सक्षम और सबल बनेगा। आज डांट बोनी के कारण से अनेक प्रकार के कीट रोगों का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो उस बच्चे की साफ सफाई करें, बच्चे को सही तरीके से रखें और उस बच्चे को मिलजुल कर रहने की आदत डालें। कहने का तात्पर्य सामाजिक प्राणी के रूप में रखें, अर्थात एकल फसल न हो। अगर इतने सिद्धांतों का हम फॉलो करते हैं किसान भाइयों कि बच्चा स्वस्थ खानदान से हो, उसका टीकाकरण किया गया हो, उसको रहने की जगह आवास सही हो, सूर्य प्रकाश और हवा का संचार हो, वो मिलजुल कर रहता हो, तो कीट रोग और खरपतवार की मजाल नहीं है भाइयों कि वो उसको दबा सकें। इन कामों को अगर किसान भाई दिल और तन और मन से करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि 99%। और पानी कहाँ, पानी का सदुपयोग, जब उसको प्यास लगे तब पानी दिया जाए। जहाँ पानी दुरुपयोग किया हमने तो वो कीड़े और बीमारी उस फसल पे लग जाती है, इसलिए पानी का दुरुपयोग भी ना हो। अगर ये बेसिक 5-8 सिद्धांतों पे ध्यान रखें तो 99% कीट और रोग तो वहीं कंट्रोल हो जाते हैं। अब रहा सवाल अन्य तरीके का रोग नियंत्रण करने का, तो मेरा आप सबसे आग्रह और निवेदन है कि एक बड़ी समस्या आज के वर्तमान किसान भाइयों के बीच में कीट रोग और खरपतवार। कीटों के नियंत्रण के लिए अनेक प्रकार के देशी हमारे ग्रामीण स्तर पे विकल्प हैं। मैं आपको बस नाम लेना चाहूँगा। अच्छे अच्छे पत्तियों का अर्क बन जाता है, नीम, करंज और महुआ के बीज का अर्क बन जाता है, गोमूत्र छाछ, तांबे वाली छाछ से बहुत सुंदर रोगनाशी बन जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के देशी संसाधन है जिनके उपयोग से हम 99% तो वैसे ही कंट्रोल कर लेंगे और बचा रही सही कसर हम उस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। और धरती माँ को विष न पिलाएं। और किसी भी पौधे से, एक बहुत सुंदर बात एक साइंटिस्ट ने कही थी आज से कई साल पहले कि पेड़ पौधे, मनुष्य और धरती माँ तीनों एक जैसे हैं। इनको विपरीत अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए। इन तीनों का स्वास्थ्य एक तरीका है। किसी भी फसल से हम बात करें, पूछें कि भैया तुझे जहर पीना है, यानी किसी टमाटर के पौधे से पूछते ही नहीं, हम उससे जाके जहर पिला देते हैं। अब जहाँ जहर पिलाया तो पौधा तो बेचारा बोल नहीं पाता है, तो यदि हम उसे जहर पिलाएंगे तो वो उसके फल में भी जहर पहुँचाएगा। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा किसान भाइयों कि निश्चित तौर पे हमें आत्मनिर्भर कीट रोग नियंत्रण प्रणाली अगर करनी है तो हमें खेत पर ही इन प्रकार के दवाई की फैक्ट्री बनानी चाहिए। और ये सब कुछ संभव है, सब कुछ आसानी से संभव है। रहा सवाल खरपतवार का, आजकल बड़ी भारी एक चिंता है, बोले साहब खरपतवार बहुत हो जाती है, अब हम खरपतवार, हमारे पास तो साधन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। भाई साहब मैं आपसे 2-3 निवेदन करना चाहूँगा। एक तो जो है गोबर खाद पका के डालें। गोबर खाद एक सोर्स होता है। आप अनबने मन से उसको साल भर पकने के बाद में भर गर्मी में पूरे खेत को भोजन करा के आ जाएंगे तो चारा ही चारा घास ही उगेगा। तो गोबर खाद पकाने का तरीका सही करें आप उसको। दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब हम फसलों के बीच में अंतर्वर्ती फसल लगाते हैं, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, आच्छादन खेती करते हैं, उससे भी खरपतवार नियंत्रित होता है। तीसरी बात मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा, बैल जोड़ी रखें। एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बैल खत्म हो गए पूरे इलाके से। आज मालवा में हमारे खेत में बैल हैं लेकिन आसपास के खेतों में बैल नहीं है। अगर बैल है तो आपके कोल्पा चलाने का काम बहुत आसानी से, सहज रूप से हो सकता है। इसके अलावा अनेक प्रकार के छोटे छोटे यंत्र देश भर में निर्मित किए गए हैं जिनके की उपयोग से आप खरपतवार का सफल रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये चारा मार का जो जंजाल अभी पूरे देश में फैला हुआ है, गेहूं में चारा मार, चावल में चारा मार, सोयाबीन में चारा मार, पूरी धरती माँ में चारा मार, तो धरती माँ के अनेक जीव खत्म हो जाते हैं। खेत की पैदावारी प्रति एकड़ से कम 3-4 क्विंटल घट जाएगी। वो चारा मार का अवशेष गेहूं के दाने में आ जाता है, वही दाना हम खाते हैं। पेट में एसिडिटी, गैस, अनेक समस्याएं, फिर डॉक्टर के पास जाना ही जाना है हम सबको मिलकर। तो चिंता का विषय किसान भाइयों कि हम आत्मनिर्भर कीट रोग नियंत्रण व्यवस्था करें। और इसके बाद का सूत्र जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमने बात कर ली मेड़ पर पेड़, स्वयं का बीज, विविध प्रकार की फसलें, आत्मनिर्भर बीज व्यवस्था, खुद का खाद, स्वयं उसको भोजन बनाने की व्यवस्था, स्वयं की दवाई की व्यवस्था हो गई। अगली जो बात करना चाहूँगा मैं आपके बीच में वो है कि किसान भाइयों, अब समय आ चुका है कि हम सब मार्केट किसमें उतरें पूरी ताकत के साथ में। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक हम समूह के रूप में विपणन नहीं करेंगे तब तक हमें भाव नहीं मिलेगा। आज हम मंडियों में जाते हैं, मंडियों में रेट नहीं मिल पाते हैं। और मुझे मालूम है कि जिस प्रकार की खेती की लागत है और मंडी के रेट वो उसको मीट आउट नहीं कर सकते हैं, वो उसको हल नहीं दे सकते हैं। आवश्यकता है हमें कि हम जो है ये काम करें किसान भाइयों कि हम जो है अपने माल को ग्रुप में अपने अपने इलाके में, अभी केंद्र सरकार की भी योजना है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर सहयोग किया जा रहा है। तो आप अपने अपने क्षेत्र में चिन्हित करें, किसानों का समूह बनाएं, मूल्यवर्धन करें और मूल्यवर्धन करके सीधे इन
हमारे शहरों में उन चीज़ को सप्लाई करें। मैं यहाँ दो चीज़ का उल्लेख करना चाहूँगा। इंदौर जिले के दो बड़े ही अच्छे किसान हैं, आनंद सिंह जी ठाकुर और दिलीप सिंह जी तोमर। आज दिलीप जी तोमर, उनके यहाँ 100 देशी गिर गोवंश है और उसके माध्यम से वो यहाँ पर 80 रुपये 70 रुपये लीटर तक यहाँ इंदौर में खरीदार हैं और वो उनके बॉटल दूध इंदौर में आते हैं और डेली उनका दूध आ रहा है। आनंद सिंह जी ठाकुर भी कई वर्षों से जैविक कृषि कर रहे हैं और वो स्वयं जो है इतने मेहनती हैं कि वो अपने खेत में सब्जी उगाते हैं और वो सब्जियों को पैकिंग करके इस लॉकडाउन के पीरियड में इंदौर शहर में उनने परमिशन ली कलेक्टर के माध्यम से और बड़े स्तर पर डेली सब्जी दिलीप जी तोमर के सुपुत्र लोगों ने भी, आनंद सिंह जी ने भी और ऐसे 10-12 किसान और हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में सीधे सब्जियों को शहर में पहुंचाया है। मेरा आप सबसे आग्रह और निवेदन है किसान भाइयों, आने वाला जमाना जैविक खेती का रहेगा। अब जैविक खेती क्या है, लोगों को जैविक खेती की बात इसलिए मैं आखिरी में बोलना चाहूँगा, जीवों के लिए जीवों के माध्यम से की जाने वाली जीवनदायिनी कृषि पद्धति ही जैविक है। यह वास्तव में एक आध्यात्मिक पद्धति है जो जीव मात्र से प्रेम करना सिखाती है हमें, क्योंकि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, हम चाहे इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, कोई भी किसान हो, हमारे जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, प्रेम बढ़ाना, न कि प्रेम तोड़ना। और प्रेम बढ़ाने का अगर काम करना है तो जैविक कृषि से बढ़ सकता है। किसान भाइयों, मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है कि जैसे दिलीप जी तोमर, आनंद जी ठाकुर, ऐसे अनेक किसान हैं, बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्र से और वो सब लोग ये काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने माल को मूल्यवर्धन करके उपभोक्ताओं तक पहुँचाएं। कोरोना से लोग डर गए, कोरोना से भयभीत हो गए और कहीं ना कहीं उनके ध्यान में आया ये बात कि हमारे शरीर को निर्माण करने वाली फैक्ट्री जो है वो खेत है, वहाँ से कच्चा माल आता है और खेत में अगर जहर डलेगा तो हमारा इंसानों की शरीर नकली बनेगा। तो इसलिए शहरों की जनता जागरूक हो गई है। आने वाला ज़माना विषमुक्त अनाज का रहेगा। सारी दुनिया इस ओर आ रही है। इस कोरोना के संकट काल में भी अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं कि जैविक चीज़ों की मांग बढ़ गई है। लोग जीना चाहेंगे, लोग कोई भी मरना नहीं चाहते। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, मन में जो भय रहता है हमारे कि जैविक करेंगे तो उत्पादन घट जाएगा, अरे भाई, जैविक में प्रति एकड़ विविध फसलों की खेती करेंगे तो आपको न्यूट्रिशनल यील्ड, प्रति एकड़ पोषण उत्पादकता रासायनिक खेतों से कई गुना ज़्यादा मिलेगी। और आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप पूरे तन और मन से गौ माता का पालन करें, क्योंकि गाय माता ये आधार है खेती का। आज बहुत बड़ी विकराल समस्या है। मैं जब उत्तर प्रदेश जाता हूँ तो मैं देखता हूँ सड़कों पे गाय घूम रही है, मध्य प्रदेश में घूम रही है, कहीं भी घूम रही है। गौशालाओं में जाता हूँ तो गौशाला के संचालक कहते हैं कि भाई, किसान भाई लोग जो डेली हमारे पास गौवंश ला के छोड़ देते हैं कि अब हमें नहीं पालना है इसको। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस गाय माता को मत छोड़िए। ये माँ है, इसका गोबर गौमूत्र सब कुछ हमारे काम में आता है। प्रतिदिन एक गौ माता आपको 2-3 लीटर गौमूत्र दे सकती है, 4-5 किलो गोबर दे सकती है। एक महीने में कैलकुलेशन करेंगे तो आप एक गौ माता, गाय माता नहीं, लक्ष्मी माता है, उस लक्ष्मी माता की ताकत को समझें। गाय का दूध हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, हमारे बच्चों के सेहत के लिए है। जिस प्रकार 9 महीने हमारी माँ पालती है, वैसे 9 महीने वो पालती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में गाय को माँ का स्थान दिया गया। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि आपने भैंस को माँ कहा गया है। तो हमें इस बात की चिंता करनी है कि जो आज गौवंश पीड़ित हो रहा है, मेरा तो मन में दर्द उठता है कि जितनी गौशालाएं अगर ये जैविक खेती का संसाधन केंद्र बन जाएं, यहाँ से बढ़िया क्वालिटी की खाद बनाकर पैक करके, उन्नत जैविक कीट नियंत्रक पैक करके किसानों को उपलब्ध कराया जाए सस्ते दरों में, तो गाय माता लोगों को दान दे सकती है। उसको दान लेने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, मैं आपसे इतना आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि गौवंश और अन्य पशु खेती का आधार हैं। तो जब हम खेती में मूल्यवर्धन सब करते हैं तो गौपालन भी हमें कहीं ना कहीं हमारे साथ करना होगा। गोबर गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट के रूप में देखें, दूध आपके घर के बच्चों के लिए दें। कई बार मन में पीड़ा होती है कि गांव में जाता हूं, किसानों से पूछता हूं, भैया आपका भोजन क्या है। मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं, आपके हो सकता है विपरीत परिस्थितियां अच्छी हों, पर जो आमतौर पर मैंने देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करके ये पाया है कि आप देखेंगे कि ये स्थिति बनती है कि जो है हम अलग अलग प्रकार के भोजन की जो बात करते हैं, तो मैं किसानों से पूछता हूँ, भाई साहब आप रोज़ सब्जी खाते हैं क्या अपने भोजन में? तो सब्जी उगाने वाला किसान, मुझे जानकर आश्चर्य होता है, स्वयं के आहार में सब्जी नहीं लेता है। वो कहता है साहब बाजार बिक जाएगी अपनी सब्जी। दूध पैदा करने वाला किसान दूध नहीं पीता है। यह एक बहुत चिंता का विषय है। हमारा अन्नदाता जब तक मजबूत नहीं बनेगा, इस देश की 70% आबादी बाजार से मिर्ची का पाउडर खरीदती है, बाजार का हल्दी का पाउडर खरीदती है, सब कुछ नकली और मिलावटी खाने को तैयार है। तेल भी बाजार का खाने लग गए हम। अरे भैया, एक एक एकड़ में पोषण खेती चालू करें। अपने आत्मनिर्भर 70% आबादी जो गाँव में रहती है उसको तन और मन से मजबूत बनावें
और ये तभी संभव है जब हम इस जैविक कृषि, गौ आधारित जैविक कृषि को हम पकड़ करके इस मार्ग पे आगे प्रशस्त होंगे। और मेरा यह मानना है कि ये हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को बहुत फायदेमंद बना सकता है। आज आत्मनिर्भरता की बात हो रही है कोरोना के संकट काल में। आज हमारे देश में देखेंगे जो पर निर्भर खेती व्यवस्था थी, बीज, खाद, कीटनाशक, इंपोर्ट करना, तेल आयात कर रहे हैं हम, दालें आयात कर रहे हैं हम, ये व्यवस्था हम सब मिलकर बदल सकते हैं, बशर्ते हम इस दिशा में हर किसान भाई 1-1, 2-2 एकड़ से शुरुआत करें और फिर पूरे खेत को इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से वो अद्भुत मॉडल जैविक फार्म में बदल सकते हैं। तो मैं आज की इतनी बात किसान भाइयों आपके बीच में रखना चाहूँगा। ऐसी बहुत सारी हैं बातें करने के लिए, लेकिन अगर आपको कभी भी इस कृषि व्यवस्था के विषय में जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग, मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। मेरा नंबर है 94 248 77 363। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई साहब हैं रवि केलकर जी, उनका भी नंबर मैं आपको बता देता हूँ 982633 30275। हम दोनों भाई हैं, पिछले 20 वर्षों से यही काम कर रहे हैं। लोग हमें पागल कहते थे शुरू में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब तैयार रहना चाहिए। शुरुआत में कोई लोग कहें कि आप पागल हैं, अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग तो कहेंगे, लेकिन बाद में वही लोग आपके साथ आते हैं और जब मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो लोग हमें विपरीत बोलते थे अब वो जैविक की बात कर रहे हैं। तो अनेक वैज्ञानिक समाज में भी आज इस दिशा में आगे सोच बदली है और वो भी अब जैविक कृषि के महत्व को समझने लगे हैं। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जैविक कृषि एक हल है वर्तमान खेती की समस्याओं का। जितनी समस्याएं मैंने आपके बीच में रखी हैं उसका एक में वो हल है जैविक कृषि। जब जैविक शब्द आता है तो लोगों के मन में संशय आता है, इसलिए हमें समझना होगा कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, ये समग्र चिंतन है जिसमें हमें खेत को, पूरी इकाई को स्वर्ग बनाना, हमारे गांव को हमें स्वर्ग बनाना है। किसान भाइयों, अंतिम आग्रह एक और मन में कहने की इच्छा है। अभी रिवर्स माइग्रेशन हुआ बहुत बड़ी संख्या में लोग गांव की तरफ वापस पलायन कर गए और अब शहर में जाने से डरेंगे ऐसे हमारे मजदूर भाई। दो मन में पीड़ा होती है जब गांव के किसान भाइयों के बच्चों को देखता हूं कि आप शहर में IIT और IIM की कोचिंग के लिए भेज रहे हैं। आज बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट खचाखच भरे रहते हैं हमारे ग्रामीण बच्चों से। 1-1, 2-2 लाख रुपए की फीस भरते हैं जब गाँव वाले, और 100 में से एक बच्चे को नौकरी लगती है और 99 बच्चे गांव वापस आ जाते हैं। जो वापस आते हैं वो माँ बाप से कहते हैं कि भाई साहब हमें तो, पिताजी हमें तो खेती करना याद नहीं है। तो उनकी स्थिति न घर के न घाट की रहती है। तो आपसे एक निवेदन और आग्रह अंतिम मैं करना चाहूँगा कि गांव हमारा स्वर्ग है, खेत हमारा मंदिर है। क्यों ना हम गांव को समृद्ध और सशक्त बनाएं। ये शहर की हवा के चक्कर में न फंसे। बड़े बड़े IIT, बड़े बड़े इंजीनियर सब करने के बाद में खेती करने लौट रहे हैं और हम गांव वाले बच्चों को वो पढ़ाने भेज रहे हैं। तो चिंता का विषय है। मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है, किसानी की तरफ आ गया है। मेरे माँ बाप, हम दोनों भाइयों के माँ बाप डॉक्टर हैं, लेकिन हम दोनों ने इस दिशा में काम करना चालू किया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमें जो आत्मसंतुष्टि इस कार्य से मिल रही है इसकी कोई सीमा मतलब नहीं है। और ये जो जीवन का सबसे असली सुख यही है कि हम आत्म रूप से, संतुष्ट रूप से जीवन जिए। तो मैं अंत में यही करना चाहूँगा, जैविक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे देश को एक बार पुनः सोने की चिड़िया बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः कृषि जागरण को भी एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आप लोगों के बीच में इस चर्चा करने का। और कृषि जागरण जो है, जैसा शब्द है जागरण, तो ये अवेयरनेस फैलाने का काम बहुत अद्भुत तरीके से आपकी पत्रिका कर रही है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सबको नमस्कार।